देश की राजनीति में जो लोग, जो शख्सियतें इस वक्त बहुत ज़्यादा वज़न रख रही हैं और इस वजह से कि वो वज़न जिस पलड़े में जाएगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा, उनमें से सबसे अहम नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका। नीतीश जी, अब राजन कमेटी रिपोर्ट भी आ गई और स्पेशल कैटेगरी न सही पर एक जो आपकी मांग थी वो पूरी होती दिख रही है। क्या ये माना जाए कि जो आपने कहा था कि जो बिहार को ये सब देगा हम उसके साथ होंगे केंद्र में, जनता इस नज़र से भी देख रही है इसको? क्या आप यूपीए के करीब जा रहे हैं? देखिए, दोनों दो चीज़ें हैं। जहाँ तक सवाल है हम लोगों के लंबे संघर्ष और अभियान का परिणाम है कि एक सकारात्मक बात हुई है। जो रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई है, वैसे तो रघुराम राजन कमेटी ने जो आधार लिए हैं उसमें से अगर एक पर कैपिटा इनकम लेते तो हम लोगों को ज़्यादा खुशी होती। उन्होंने कंजम्पशन, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया है, ये एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें इस विशेषज्ञ समिति ने कही है उसके दो पहलू हैं। एक बात तो यह है कि इसके आधार पर जो हम लोगों की मांग थी कि मापदंड बदलने चाहिए पिछड़ेपन के, और उसको दूर करने के लिए जो तरीके हैं वो अपनाने चाहिए, उसमें से एक तरीका है आज की तारीख में विशेष राज्य का दर्जा। जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कुछ राज्यों को है, तो उसी प्रकार से हमें भी मिले। उसके पीछे मकसद यही था या उस इच्छा ये थी कि दो मुख्य रूप से इसमें राहत मिलती है, सहायता मिलती है। एक तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें टैक्स में, केंद्रीय करों में छूट होती है, और दूसरी बात है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें केंद्र का हिस्सा ज़्यादा होता है, राज्यों का हिस्सा कम होता है। तो इन्होंने जो मुख्य तौर पर अपनी रिपोर्ट दी है वो डिवोल्यूशन को लेकर दिया है। एक कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने के दृष्टिकोण से उन्होंने राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा है, और ये कहा है कि ये जो लिस्ट डेवलप्ड स्टेट हैं और जो आज के विशेष श्रेणी के राज्य हैं, तो जो स्टेटस है वो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो इसमें सबस्यूम कर जाएगा। कहने का मतलब कि उस तरह की सुविधा इन्हें मिल सकती है। और उन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया कि जो डिवोल्यूशन हो तो कितना हो। तो हम उसको अगर देखते हैं तो आज बिहार को या बिहार जैसे जो अन्य राज्य हैं जिनको उन्होंने लिस्ट डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में डाला है, तो आज जो उनको केंद्र से धनराशि मिल रही थी उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा मिलेगी। तो एक पक्ष तो इससे मीट हो जाता है, चाहे हमें कम पैसा लगाना पड़े या हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए, दोनों का अर्थ एक समान है कि हमें और पैसा उपलब्ध होगा और धन उपलब्ध होगा अन्य कार्यों के लिए। तो उस दृष्टिकोण से तो हमने इसका स्वागत किया है। लेकिन साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है, जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया है वो यह भी कहा है कि लिस्ट डेवलप्ड स्टेट्स के लिए केंद्र सरकार चाहे तो और अन्य कदम उठा सकते हैं। तो अन्य कदम में यह बात हो सकती है कि अगर कोई इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है जैसे बिहार है, तो यहाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट आवे तो उसमें वो टैक्स कंसेशन दे सकते हैं। ये बातचीत चल रही है, ये बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ की चीज़ है। ये चिदम्बरम साहब से बातचीत चल रही है, इसके लिए कहीं जाने की बात नहीं। जो हमारी बातचीत का फोकस शुरू से ये रहा, ये दोनों बातें, और इसी को मिला करके हम विशेष दर्जा की बात करते रहे। अगर 2014 में जो बिहार का नागरिक जेडीयू को वोट देगा वो केंद्र में किसकी सरकार बनाने के लिए देगा? नहीं, जेडीयू को वोट देगा। जेडीयू हम लोगों की जो सरकार ने यहाँ काम किया है या बिहार के हक की लड़ाई लड़ी है, और जो हम बिहार के हक के लिए और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के हक के लिए हम कोई सिर्फ अपने राज्य के स्वार्थ तक अपने को सीमित नहीं रखे, लेकिन लाखों की किसी की तो संख्या में सरकार लोग बनेगी ना। जुटे, तो उन्होंने इस बात को माना कि ऐसी सरकार बननी चाहिए
जो पिछड़े इलाकों के प्रति संवेदनशील हो। क्या तो जेडीयू को जो वोट देंगे वो इसके लिए वोट देंगे कि केंद्र में एक अच्छी सरकार बने और जो इलाके जरूरतमंद हैं, जो राज्य पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनकी जरूरतों को ख्याल रखा जाए। यानी सही मायने में जो न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चले, जो समावेशी विकास के रास्ते पर चले और सबके साथ न्याय करे, उस तरह की सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। आपने कहा कि जेडीयू को लोग वोट क्यों देंगे? हाँ। हमने कहा जेडीयू को वोट इसलिए देंगे कि उनका हक हासिल हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। कौन सी सरकार होगी ये तो चीजें इवोल्व करेगी ना। अगर कोई व्यक्ति इसलिए वोट देने जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार न बने, आप अभी समय के पहले हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछ रहे। हर आदमी चाहेगा, हमने तो सिर्फ अपनी बात कही कि हम लोगों को वोट इसलिए मिलना चाहिए कि दिल्ली में न हो, और दिल्ली में कैसी सरकार बनेगी इसके बारे में जब पूछेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन दिल्ली में कैसी सरकार बने और हमारे पास ताकत न हो तो फिर उसका क्या मतलब है? लेकिन वो अगर ताकत होगी तो उस ताकत का इस्तेमाल बिहार की भलाई के लिए होगा। वो सिद्धांत आगे जारी रहेगा दिल्ली की सरकार के लिए, ये अहम है ना लोगों के लिए। ऐसे ही तोड़ दिया हम लोगों ने, ऐसे ही टूट गया। इतने दिनों से चला रहा था, सैद्धांतिक प्रश्न पर टूटा है। हमको क्या तकलीफ थी? हम अगर कॉम्प्रोमाइज किए चले जाते तो हमको कोई तकलीफ थी? हम तो सत्ता में थे और इत्मीनान से सत्ता में बने रहते। बिहार में मेरे नेतृत्व को कौन चुनौती दे रहा था? इसलिए जो कुछ भी किया गया वो तो सिद्धांत के खातिर किया गया। कौन सा सिद्धांत? और इसको हम एक नहीं अनेक बार एक्सप्लेन कर चुके। और जिस तरह से हम लोगों का समझौता हुआ था उसमें यह बात तय थी कि विवादित मुद्दों को अलग रखा जाएगा। इसलिए हम लोग केंद्र की सरकार में भी शामिल हुए। राज्य के विकास के मुद्दे पर राज्य में हम लोग एक साथ थे, लेकिन हम लोगों ने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई हम फिर से पुराने दौर में लौटना नहीं चाहेंगे। और आपको लग रहा है वो पुराने दौर में लौट रहे हैं? बिल्कुल, तभी तो किया है। एक चीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और समय के पहले से किया। लेकिन एक चीज उसमें भाई, अगर देश में माहौल केंद्र की सत्तारूढ़ गठबंधन की सरकार के खिलाफ बन रहा था तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होने के नाते बीजेपी का ये कर्तव्य बनता था कि लार्जेस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था। इस देश में 2-2 बार भारत बंद हुआ महंगाई के लिए, महंगाई के प्रश्न पर और अन्य प्रश्नों को लेकर। उसमें सब लोग शामिल हुए। हम लोग भी उस समय एनडीए में थे, एनडीए भी था, लेफ्ट फ्रंट के लोग भी थे, बाकी की दूसरी पार्टियां थी। यानी यूपीए की पार्टियों को छोड़ करके तमाम लोग उसमें शामिल थे। कहाँ एक ब्रॉड अपोजिशन यूनिटी का माहौल बन रहा था। और उस परिस्थिति में एक पार्टी ने समझा कि अब ये बहुत अच्छा मौका है, अपोजिशन यूनिटी रहे या जाए उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अकेले सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और ये जो बात उनके सामने आई और उसके साथ हम लोगों ने पहले से रखा था कि भाई हमारा कंसर्न है देश का विकास कैसे होगा। जो पूरे देश के पिछड़े इलाके हैं उनका विकास होना चाहिए। समाज में जो हाशिए पर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने की बात होनी चाहिए। इन सारे विषयों पर तो बिल्कुल कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई नजरिया नहीं। अगर वो दृष्टिकोण फिर आ जाए तो सिर्फ आप एक अपनी बात एक तरफा कह करके आप चाहते हैं, इन चीजों पर क्या नजरिया है? नहीं, अगर ये दृष्टिकोण फिर आ जाए तो फिर क्या फिर आप एनडीए के पक्ष में आ जाएंगे? ऐसा रोज थोड़ी होता है। इतना तो वक्त हम लोगों ने दिया। 1 साल पहले कहा, फिर लगातार वक्त दिया। शुरू में तो कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आडवाणी जी कहीं मिलेंगे या कोई नेता कहीं मिलेंगे, उनसे दुआ सलाम भी नहीं होगा, नमस्कार नहीं होगा, उनसे मिलेंगे नहीं। मैंने किन्हीं से मिल लेना किसी राष्ट्रीय स्तर की बैठक में, इसका मतलब है कि इसका कोई राजनीतिक मेलजोल होता है। तब भी आप ऐसे ही मिलते? अरे भाई, कितनी बार मिले होंगे, सब एक दूसरे से मिलते, सबकी सबसे मुलाकात होती है। उसी दिन किससे किनकी मुलाकात नहीं हुई है? जो लोग मौजूद थे सब एक दूसरे से मिल रहे थे। इसमें क्या खास बात है? लेकिन उस फोटो के आधार पर यह विश्लेषण किया जाए कि तो ये तो भाई इस सीधे जिसको स्पष्ट रूप से कहें तो ये दिमागी दिवालियापन को छोड़कर और कुछ नहीं। अगर नीतियों की बात करें तो आपकी नज़र में आडवाणी जी की बीजेपी और मोदी जी की बीजेपी में फर्क क्या है?
अरे बीजेपी तो एक ही है, अब उसमें क्या हमारा इंटरेस्ट है? अब ये सब तो नहीं, पर बीते दिनों आडवाणी जी की बात बीजेपी होगी। के साथ थे ना आप, इसलिए हाँ ठीक ठाक कब थे। तो फर्क क्या था? हम लोग तो उस बीजेपी के साथ समझौता किए थे जिसका नेतृत्व अटल जी कर रहे थे, आडवाणी जी कर रहे थे। आज वो बीजेपी है नहीं, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? आडवाणी जी को आप अब भी सेकुलर मानते नहीं, हैं? अब तो कोई देखिए बीजेपी के बारे में और बीजेपी के व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने से क्या मतलब अब हमारा, कि आखिरकार हम लोग वहाँ गए और कुछ बुनियादी चीज़ों पर बात हुई और फिर उन बुनियादी चीज़ों से भटक करके वही बातें या वैसी ही बातें की जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तब तुम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते। और हम लोगों ने राजनीतिक रूप से लाभ और नुकसान के बारे के टर्म में और उन शब्दों में जो बात करते हैं, तो हम लोगों ने तो खतरा उठाया है ना, जोखिम मोल लिया है। आराम छोड़ करके कोई नहीं जाता है कठिनाई के रास्ते पर, हमने जोखिम मोल लिया सिद्धांत के लिए। जो होना होगा होगा, उसकी कोई चिंता नहीं करता। उनको समर्थन करने वाले विश्लेषक भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जितना अटैक करो वो उतने पावरफुल हो जाते हैं, उतनी हवा बनती है, जैसा जिसका आपने भी जिक्र किया था कि हवा बन रही है, एक हवा बनाई जा रही है। हमने नहीं कहा क्या बनाने की कोशिश होती है, हवा क्या बनेगी। लेकिन किसी को अटैक करने से कोई मजबूत होता है? तो कोई अटैक करे या न करे वो जाने, हम लोग तो अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपने हम सिद्धांत तो अपने बारे में निर्णय लिया है, अपनी पार्टी के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया है। बाकी तो हम लोग कुछ कहते नहीं, अनावश्यक तो हम लोग करते नहीं हैं। उन्हीं के लोग हैं जो कल क्या कहते थे, थकते नहीं थे, बिहार के अलायंस की प्रशंसा करते, आज क्या बोल रहे हैं। तो उल्टी सीधी बात तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। सिद्धांत की आपने बात की, आपने अभी समर्थन किया जो राहुल गांधी ने अध्यादेश को लेकर कहा, लेकिन वो समर्थन जो है, उन्होंने राहुल गांधी ने एक सिद्धांत की बात की कि हर पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर रही है और वो मैं ये चाहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज बंद होना चाहिए, ये वाला कि सजा याफ्ता हों या अपराध से जुड़े लोग हों वो राजनीति में आए, तो ये कॉम्प्रोमाइज बंद होना चाहिए। इसके भी आप समर्थन में हैं या सिर्फ अध्यादेश वापस होना चाहिए इसके समर्थन? देखिए, ये जो अध्यादेश आया है इसके बारे में राहुल जी के बोलने के पहले हम लोगों की प्रतिक्रिया थी। अगले दिन फिर मीडिया के लोगों ने पूछा, हमने कहा हम तो कल अपनी राय दे चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि राहुल जी ने कहा, हम राहुल जी ने ठीक कहा, बस इतनी ही भर तो बात है। हम लोग तो खुद ही इसको सही नहीं मानते हैं। नहीं, आप अध्यादेश को सही नहीं मानते? नहीं, या अध्यादेश बिल्कुल सही नहीं है और इनको और इस मसले पर जनमत विभाजित है। आप संसद में गए थे, संसद में डिबेट करके संसद कोई कानून बनाता, संसद सर्वोपरि है, लेकिन संसद में वो कानून नहीं बन पाया विरोध के चलते, और संसद का सत्र समाप्त होता है और आप फिर उसे बैकडोर से अध्यादेश के जरिए कानून बनाते हैं, तो ये अच्छी परंपरा नहीं और ये ठीक नहीं और ये विवादित मसला है। इसलिए केंद्र सरकार की आलोचना हुई, उनकी किरकिरी हुई, और अगर वो इस अध्यादेश को जो उन्होंने राष्ट्रपति जी के पास भेजा है इसको वापस ले लेंगे तो इससे उनको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। तो राजनीतिक फायदा भी होगा। फायदा जो लोग कह रहे हैं कि उनका खत्म हो गया, क्या बचा, केंद्र सरकार की अथॉरिटी खत्म, प्रधानमंत्री जी की अथॉरिटी खत्म, आदि आदि बहुत तरह की बात जो बोल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं लोग। लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो उसको स्वीकार करके उस गलती को सुधारने से प्रतिष्ठा गिरती है, उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। हमारी जितनी भी जो भी मेरा सार्वजनिक जीवन का तजुर्बा है, मुझको तो ऐसा लगता है कि अगर कोई गलती हुई है, जिस किसी कारण से भी हुई हो, अगर उसको आप स्वीकार कर लें और गलती को सुधार दें तो लोग समझते हैं कि नहीं चलो। लेकिन जिस अंदाज में पार्टी उपाध्यक्ष ने ये कहा, प्रधानमंत्री विदेश में, उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम वो जो प्रतिष्ठा की और गरिमा की बात आपने की, हम इसलिए तो कहा, हमने स्वयं कह दिया कि अखबार में और सब लोगों के बयानात देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस मौके को भुनाना चाहते हैं। तो भुनाना चाहते हैं तो इसी पर मेरी प्रतिक्रिया है कि ये कोई फायदा नहीं, गलती कर दी तो गलती को हम सुधार रहे हैं, तो गलती सुधार रहे हैं तो इसमें प्रतिष्ठा कहाँ गिरती है, प्रतिष्ठा तो बढ़ती है। लेकिन तो ऐसा कुछ करने में कोई नुकसान नहीं है किसी को भी, और पार्लियामेंट में वो कानून तो विचार में है ही,
मैं उसी पार्लियामेंट उसी खुले, कानून तो की बात पार्लियामेंट करूं। में बात करिए, पार्लियामेंट बाई मेजोरिटी जो तय करे, देखिए वही जो मूल मुद्दा है, और वो मूल मुद्दा खासकर बिहार के लिए, बार बार यूपी के लिए भी कहा जाता है कि मूल मुद्दा कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है राजनीति में विनेबल कैंडिडेट के लिए। आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट्स को स्वीकार करना पड़ता है राजनीतिक पार्टियों को। ये मजबूरी हकीकत है राजनीतिक पार्टियों की भी, और आप खुद इसका सामना करते होंगे। उस मूल मुद्दे का इलाज क्या है? सब लोग एक मत हो जाए 2 दिन में इलाज होगा। एक मत नहीं है सब। कहाँ एक मत है भाई? एक मत हो जाए 2 दिन में इलाज हो जाएगा। लेकिन ये शुरू तो हुआ है कांग्रेस से, बाद में जो जितनी बड़ी पार्टी है स्ट्रेंथ के हिसाब से उसमें ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। आप देख लीजिए ना, प्रोपोर्शनेटली जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको कॉम्प्रोमाइज मिल जाएगा। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आप जिसको कहते हैं वो चलन हो गया। आपने ठीक कहा, विनेबिलिटी की बात कही, तो इस सब लोग एक राय के हो जाएंगे तो कल ये बात बंद हो सकती है। कानून अब किस दृष्टिकोण से लोग ला रहे हैं, लाने वाले समझे। ये तो कानून बनाने वाले और कानून का ये प्रस्ताव लेकर आने वाले लोगों का ही दायित्व बनना। दृष्टिकोण तो ये माना जा रहा था कि ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि लालू जी का फैसला आना है। नहीं, देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं जानता हूँ, लाने वाले जानते होंगे इंडिविजुअल का मसला है या इंडिविजुअल से बढ़ करके और एक ब्रॉडर इशू का इशू है, ये हम नहीं जानते और इसके बहस में भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हम बहस को किसी भी मामले में व्यक्ति परक नहीं बनाना चाहते। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तु परक होना चाहिए, व्यक्ति परक नहीं होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से मुझको लगता है कि भाई इसमें तो सबके लिए है, कोई कानून बनेगा तो सबके लिए लागू होगा। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तुरंत ऑर्डिनेंस ला दें। भाई संसद में बहस करेंगे, सारा व्यू पॉइंट आएगा, तो सारे लोग अपनी बात रख सकते हैं। इसमें एक दूसरा रास्ता भी अपनाया जाता है, और वो भी काफ़ी समय से अपनाया जाता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वजह से चुनाव में नहीं जा पाता है तो फिर उसके परिवार का कोई आ जाता है, पत्नी आ जाती है, बेटा आ जाता है, भाई आ जाता है, और फिर वही विनेबिलिटी वाला फैक्टर देके वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा रोग है, अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का रोग है। ये सब लोग के सोचने का विषय। हम लोग तो उतने बड़े फोर्स नहीं। लेकिन आपकी पार्टी में भी सारी बीमारी शुरू होती हो तो हम लोगों की पार्टी की क्या औकात? हाँ, मतलब सभी में है। ये बीमारी तो ऊपर से शुरू हुई, बड़े पार्टियों से शुरू हुई तो सब जगह पहुंच जाती। आपने कहा कांग्रेस से शुरू हुई। ठीक है, ये तो 2 पार्टी को भी अगर हो, एक है कांग्रेस पार्टी जो ज्यादा दिनों तक राज में रही, एक है बीजेपी जिसको अकेले अब राज करने की इच्छा जग गई है। तो ये 2 पार्टियां ही आपस में बात करके ठीक कर लेना, हम लोगों को और कुछ नहीं करना, अपने आप लागू हो जाएगा। कई जुमले ऐसे कई नेता इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में इस्तेमाल होते हैं उनकी राय नहीं आ पाती। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि आप पीएम मटीरियल हैं, आपकी राय? नहीं, अरे शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बड़े कलाकार हैं, हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं, हम उनके प्रशंसक हैं। वो ऑफ द कफ उन्होंने कुछ कह दिया होगा, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और मैं समझता हूं कि उनके निष्ठावान। नहीं, पीएम मटेरियल क्या होता है? अरे पीएम मटेरियल क्या होता है, ये सब जैसे लगता है पीएम मटेरियल मजाक हो गया। अरे भाई, पीएम देश में कोई बनता है, अपने देश की जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, और बहुमत, लोकसभा का बहुमत जिस अलायंस या जिस पार्टी के साथ होगा उसका नेता पीएम बनता है। ये तो बेकार की बहस चलती रहती है। पहले राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस अलायंस में हो या जिस पार्टी में हो उसको बहुमत तो आए। हम लोग तो उस दौर में हैं ही नहीं, हम लोग तो उस दौर में नहीं हैं। लेकिन किसी के लिए भी ये परिस्थितियां तो बनी हैं कि जो पार्टियां दौड़ में नहीं थी उनके भी प्रधानमंत्री बने हैं। बन सकते हैं, तो ये तो कई वंडर होते रहते हैं, तो उसमें क्या कीजिएगा। लेकिन चली कहाँ? चली नहीं ना, और चल नहीं सकती। चली तो नहीं, अब तक का इतिहास तो ही कहता है कि चली नहीं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा आया भी स्थिति तो भी वो सरकार अगर ऐसी बनी भी तो भी वो उसमें स्थायित्व नहीं होगा। नहीं, सरकार तो इसलिए तो मैं बताया आपको,
हम ये कहाँ कोई कमेंट कर रहे हैं, मेरा कोई सुओ मोटो थोड़ी है ऑब्जर्वेशन। हम तो अभी कोई एनालिसिस कर ही नहीं रहे। आपने कहा कि भाई जिस पार्टी की संख्या कम है उसके भी प्रधानमंत्री बने, तब उसके उत्तर में हमने कहा कि हाँ बन क्यों नहीं सकते, लेकिन चलेगी नहीं या चली नहीं, पहले बने हैं चली नहीं। तो ये अनुभव सबके सामने है। ऐसी आकांक्षा तो होती होगी ना। इसलिए आकांक्षा तो क्या कहिए, सबकी तरह तरह की आकांक्षाएं। किसी की आकांक्षा कुछ ज़्यादा ही मुखर होती है, तो अब उसको क्या करेंगे। ये आकांक्षा जो है ना कभी कभी बहुत ही विवेक को नष्ट कर देती है। तो हम देख रहे हैं ये पूरा माहौल जो है आकांक्षाओं के इस दौर में, हमको लग रहा है कि लोग लॉजिक और हर चीज़ को भूलते चले जा रहे हैं। कोई लॉजिक सुनने को तैयार नहीं, कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं। बस लोगों को तो लगता है कि अब तो हो गया, शपथ ग्रहण करना बाकी है। लोग अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित करते हैं मानो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा हो। तो अब इसको क्या करिएगा भैया, आकांक्षा पालना इसको क्या कहेंगे। जब आंख पर पट्टी बंध जाए क्या करेंगे, ये ऐसा दौर है। एक वक्त माना जाता था कि कांग्रेस से आप नहीं हो सकते क्योंकि गैर कांग्रेसवाद आपके डीएनए में है। तो अब क्या ये माना जाए मुद्दों पर, नीतियों पर वो वाली बात नहीं रही। देखिए अभी आज की तारीख में न इसका उत्तर हमें दिया जा सकता है, इसलिए कि कोई बात ही नहीं है। हम लोगों की तरफ से या हम लोगों के से किसी पार्टी की कोई बात नहीं हुई। अभी तो यूं ही बातचीत लोग अपने अपने ढंग से अपना, लेकिन आज की तारीख में आप ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना वो असंभव है। वो अब कैसे संभव है? वो असंभव है। वो तो संभव कहाँ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक रास्ता तय हो गया। रास्ता नहीं तय हुआ अभी, रास्ता अभी नहीं तय हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए समझौते की बात हम नहीं करते। हम तो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, और वो मुद्दे जनहित के होंगे, वो मुद्दे देशहित में होंगे। और बहुत अच्छा हो पार्टियों के बीच में आपसी समझ चुनाव के पहले बने। चुनाव के पहले समझ नहीं बनती है तो चुनाव के बाद भी अगर समझ बनती है तो कार्यक्रमों के आधार पर समझ बननी चाहिए। वोटर के लिए ईमानदारी इसी में आप मानते हैं कि चुनाव से पहले समझौता हो? नहीं, चुनाव के पहले अगर कोई समझौता होता है और उसके आधार पर कोई सरकार बनती है तो बहुत ठीक है। हमारे यहाँ तो बिहार में चुनाव के पहले समझौता और जनता ने 2 बार बहुमत दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, जिस बात के लिए अब आपसी समझौता था उससे अलग हट गए लोग। वो कह रहे हैं यहाँ का, वो कह रहे हैं आपने जनता से इस समझौते के नाम पे वोट लिए। काहे का समझौते के नाम पर 2010 में आप नहीं घूम रहे थे? किस चीज़ के लिए जनता ने बिहार में वोट दिया था पता नहीं है। यहाँ के काम के लिए वोट दिया था कि और कोई किसी दूसरे बात पर वोट दिया था? तो इसलिए सबको मालूम है। तो हमने कहा कि कभी कभी हमने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि चुनाव के पहले भी अगर कर लें तो सीधे डेविएट कर जाते हैं लोग। हमने तो सब दिन कहा कि बिहार में तो किसी मुद्दे पर मतभेद है नहीं, कम से कम बिहार को तो छोड़ दीजिए बिहार के ढंग से चलाने के लिए। लेकिन भाई ऐसी मनोवृत्ति बन गई कि नहीं साहब, एको हम द्विजो नास्ति, कुछ नहीं हुआ और सब चीज विखंडित हो गया। लेकिन चुनाव के पहले के समझौते और अच्छे होते हैं। लेकिन अगर चुनाव के पहले के समझौते से अगर कोई सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो चुनाव के बाद के भी समझौतों की गुंजाइश तो रहेगी, क्योंकि सरकारें तो बनेगी। अपने यहाँ का जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, इसमें तो गुंजाइश रहेगी, तो बाद में बननी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन नीतियों के आधार पर हो तो वो स्थायी हो। लेकिन उसमें उस नीतियों के आधार पर सहमति हो जाए, लेकिन उसमें उस गठबंधन में वो लोग भी शामिल हों जो राज्य में आपके विरोधी हैं, वो आप उस ये तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है इस पर होगा ना। इसके बारे में कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऐसी को, लेकिन कोई ऐसी शर्त तो नहीं होगी ना कि ये नहीं होने चाहिए। अभी शर्त की बात है, कोई बात ही नहीं है तो शर्त की बात कहां से आ गई? अच्छा, राज्य की अभी शादी हुई नहीं है, लड़का मेडिकल पढ़ेगा कि इंजीनियरिंग, कोई बात हो कुछ तो हुआ ही नहीं है। हमने तो कहा अभी तो हम लोगों ने उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं किया इन सब चीजों पर। एक चीज पर रिफ्लेक्ट किया, वो करके अपना काम कर रहे।
कोई बात होगी आपस में मिलकर के बात करेंगे। अभी तो आपस में बातचीत हम लोगों ने नहीं की है। देश बहुत सारी बातें सुन रहा है। अंत में नीतीश जी, इस माहौल में, जिस माहौल का आपने भी जिक्र किया, इन सब बातों, इन सब जो लोकतंत्र में सुनी जा रही हैं, कोई शिखर पे अपने आप पहुंचने का दावा कर रहा है, आप कह रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं, राजनीति को देखने वाले और आम जनता, उनको कौन सी बात किस तरह से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए आपकी नज़र से? क्योंकि आप ना नाम ले रहे हैं कोई, ना आप कोई बता रहे हैं कि अभी फैसला क्या हुआ है या क्या होना है, तो आपके इस दर्शन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप देश के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भावना में नहीं बहना चाहिए, प्रचार के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सोच समझ करके कोई फैसला लेना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं कहना। आपने बहुत कुछ कह दिया नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आप देख रहे थे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत, और उन्होंने अपने ही अंदाज में, कई लोगों का बेबाक अंदाज होता है, कई लोगों का प्रचार वाला अंदाज होता है, नीतीश कुमार के अंदाज में आपने सुना वो क्या कहना चाह रहे हैं और आपके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज़।